हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज फिर एक नई क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपनी एक सीरीज चल रही है, उस सीरीज में हिंदी के बहुत सारे टॉपिक खत्म हो चुके हैं। उसमें एक नया चैप्टर आ चुका है, उसका नाम है क्रिया। कौन सा चैप्टर है? क्रिया। क्रिया में आज ये, जैसा कि आप लोगों को पता है, ये सारे फ्री बैच चल रहे हैं। ये फ्री बैच यूट्यूब पर देख सकते हो। और हिंदी का बैच है। इसी तरह मैथ के बैच चल रहे हैं और जीएस के बैच चल रहे हैं। तो हिंदी के बैच में आज हम देखेंगे क्रिया। क्या? क्रिया। क्रिया होती क्या है, क्रिया से क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, यूपी पुलिस में क्रिया से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन ने, या यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर किस बेस पर क्रिया से क्वेश्चन बने थे। आज इसके बारे में अपन जीरो से हीरो तक, यानी जीरो टू एडवांस तक जाएंगे। जितना भी क्रिया से कोई भी एक नंबर क्वेश्चन बनेगा, 2 नंबर क्वेश्चन बने, 5 क्वेश्चन बने, सारे इसी क्लास से आएंगे। क्योंकि इस क्लास में हमने सारी बुक्स का निचोड़ रख दिया है। जितना भी क्रिया से कुछ भी पूछा जाएगा तो इसी में हमने सारा कंटेंट लेकर आए हैं, जिसे एक वीडियो के बाद ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्रिया क्या होती है, क्रिया के कितने भेद होते हैं, क्रिया किस धातु से मिलकर बनी होती है, धातु में क्या जोड़ने के क्रिया बन जाए। इस सभी का बिल्कुल डिटेल से डिस्कशन आज की क्लास में होगा। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज से क्रिया। क्या? क्रिया। तो सबसे पहले ये देखो कि क्रिया होती क्या है। उसके बाद देखेंगे क्रिया के कितने प्रकार हैं, कौन सी क्रिया कहाँ यूज करती है, और टेंस जो वाक्य आते हैं उनमें क्रिया का यूज कैसे होता है, और किस एग्जाम में प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। आज इसके बारे में सब डिटेल्स में देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि क्रिया क्रिया क्या है। क्रिया एक विकारी शब्द है। जैसे मैंने बताया था, संज्ञा विकारी शब्द है, सर्वनाम विकारी शब्द, क्रिया विकारी शब्द है। ये सब कैसे हैं? विकारी। विकारी शब्द क्या होते हैं? मैं बार बार बताता हूं, विकारी शब्द वे होते हैं जिन्हें किसके विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, क्या, लिंग और वचन, किसके लिंग और वचन के आधार पर परिवर्तन किया जा सके। किसके लिंग और वचन के आधार पर परिवर्तन किया जा सके, उन्हें विकारी शब्द बोलते हैं। अब जिनका परिवर्तन नहीं हो सकता, जैसे आपने सुने होंगे अव्यय, और जैसे अव्यय में आपने देखा होगा, और इसमें आप परिवर्तन कर सकते हो किसी लिंग वचन के आधार पर। क्या और को और किसी बात, जैसे लड़का को लड़के लिख सकते हैं, उसी तरह और को किसी और भाषा में कर सकते हो, या किसी और शब्दों में कर सकते हो। साथ को कर सकते हो, इसको नहीं कर सकते। इन्हें अव्यय, जो अविकारी शब्द हैं, ये अव्यय क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। कैसे होते हैं ये अव्यय? अविकारी शब्द, जिनमें विकार नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द बोलते हैं। जिनमें क्या नहीं होता है? विकार नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द समझ में आ गया। विकारी शब्द क्या होता है? जिनमें लिंग वचन के आधार पर परिवर्तन हो सके, तो इसे विकारी शब्द बोलते हैं। अब क्रिया का अर्थ है कार्य करना या होना। क्रिया का अर्थ क्या है? कार्य करना या होने को ही क्रिया बोलते हैं। किसको? कार्य करने या होने को ही क्रिया बोलते हैं। जिन शब्दों द्वारा किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है, जिन शब्दों द्वारा किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है, उन्हें क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उन्हें क्रिया बोलते हैं। जैसे ये खेल, ये आपको खेल दिख रहा है ना, खेल में किस धातु, ये खेल धातु है, इसमें ये मूल धातु है। इसमें यदि हम ना जोड़ दें तो खेलना एक क्रिया बन जाता है। इस खेल में यदि हमने ना जोड़ दिया तो क्या क्रिया बन गया। दौड़ना, ये सब क्या है? क्रिया। चलना, ये क्या है? क्रिया। पढ़ना, ये सब क्या है? क्रिया। रोना, लिखना, चलना, दौड़ना, भागना, ये सब क्या होते हैं? क्रिया होते हैं। ये समझ में आ गया क्रिया क्या होता है। ये तो कोई मूल धातु है। जैसे आपने देखा होगा खेल, क्या, खेल, खेल में यदि हम ना को जोड़ दें, क्या, खेल को, जो ये धातु है, ये मूल धातु है, यदि इसमें हम ना को जोड़ते हैं तो जो खेलना, क्या, जो खेलना, खेलना क्रिया बन जाता है। क्या बन जाता है? ये क्रिया बन जाता है। क्या बन जाता है? ये क्रिया। यदि खेल में किसी धातु में यदि हम ना जोड़ देते हैं, जो खेलना क्रिया बन जाता है। क्या बन जाता है? क्रिया।
ये धातु में किसी में ना जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, क्रिया। ये आगे जाके देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्रिया की बात करें तो क्रिया के रचना रचना या कर्म के आधार पर एक क्वेश्चन बनता है, रचना या कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। क्या एक क्वेश्चन बनता है, रचना या कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो आप लगाओगे दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, दो। एक कर्मक होता है और एक क्या, एक होता है अकर्मक और एक सकर्मक। और जो अकर्मक सकर्मक होते हैं, सकर्मक में एक कर्मक और दो कर्मक आता है। किसमें, सकर्मक में। अकर्मक, अब अकर्मक सकर्मक क्या होता है, सकर्मक वे होते हैं जो कर्म के साथ होते हैं। जिनमें कर्म होता है वो सकर्मक होंगे और जिनमें कर्म नहीं होता है वो क्या होंगे, बिना कर्म के अकर्मक होंगे, और जिनमें कर्म होगा वो सकर्म है। अब क्वेश्चन बन जाता है, जैसे पेट में एक क्वेश्चन बना था, क्या पेट में एक क्वेश्चन बना था, क्या बना था कि प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। क्या बना था क्वेश्चन, प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो उसमें कितने भेद दिखाए जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 और लास्ट 8। ये किसके आधार पर है, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर कोई क्वेश्चन पूछे प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं, तो आप क्या जवाब दोगे, 8। प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं, 8। ये किसके, कौन कौन से होते हैं, एक होता है संयुक्त क्रिया। ये कौन सा होता है, संयुक्त क्रिया। एक नाम धातु क्रिया, एक प्रेरणार्थक क्रिया, एक पूर्वकालीन क्रिया, एक सहायक क्रिया, एक कृदंत क्रिया, एक सामान्य क्रिया, एक सजातीय क्रिया। ये सारी क्रियाएं किसके आधार पर, प्रयोग के आधार पर। किसके, प्रयोग के आधार पर ये क्रियाएं होती हैं। आगे हम बात करते हैं कि संश्लिष्ट विभक्ति। संश्लिष्ट विभक्ति क्या होती है। सर ये संश्लिष्ट विभक्ति तो हम पहली बार पढ़ रहे हैं, तो इसे एक बार पढ़ो। सर्वनाम से चिपकाकर, क्या सर्वनाम से चिपकाकर विभक्ति का लिखना संश्लिष्ट विभक्ति होती है। सर्वनाम से चिपकाकर। अब संश्लिष्ट का मतलब समझो, संश्लिष्ट का मतलब है सर्वनाम। क्या है, संश्लिष्ट का मतलब क्या है, सर्वनाम। यदि हम किसी सर्वनाम से चिपकाकर किसी विभक्ति को लिखते हैं, वो जैसे उस सर्वनाम है, उस सर्वनाम में हमने ने जोड़ दिया, क्रिया क्या, ने, तो क्या हुआ, उसने, किसने, मुझसे, इसमें उसमें को जोड़ दिया, इसमें के जोड़ दिया, इसमें तुम में को जोड़ दिया। अब इन्हें क्या बोलते हैं, संश्लिष्ट व्यक्ति बोलते हैं। इन्हें क्या, संश्लिष्ट व्यक्ति। यदि किसी सर्वनाम में यदि कुछ जोड़ देते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, संश्लिष्ट विभक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संश्लिष्ट विभक्ति। जैसे मुझसे पढ़ा नहीं जाता है, क्या, मुझसे। अब मुझसे सर्वनाम में हमने क्या बोल दिया, जोड़िए से। तुमको खेलना चाहिए, तुमको खेलना चाहिए, ये कौन सा होगा, संश्लिष्ट विभक्ति में आ जाए। अब एक संश्लिष्ट होता है, एक विशिष्ट होता है, क्या, विश्लिष्ट विभक्ति। अब विश्लिष्ट विभक्ति क्या होती है, विश्लिष्ट को समझो, संज्ञा के साथ साथ हो, क्या, संज्ञा के साथ हो परंतु विभक्ति अलग हो, उसे विशिष्ट, क्या, विशिष्ट विभक्ति बोलते हैं। जैसे कविता के, श्याम से। अब ये क्या है, ये संज्ञा के साथ है परंतु विभक्ति अलग है। इसमें जो विभक्ति है वो अलग है, इसमें विभक्ति जुड़ी हुई थी, इसमें विभक्ति जुड़ी हुई थी, इसमें संज्ञा से विभक्ति हटी हुई है। श्याम से, रमन को, रवि ने, हिमानी के, रवि के दूध पिया। इसमें क्या है, जैसे रवि ने दूध पिया, तो इसमें क्या, विश्लिष्ट में क्या होता है, इसमें संज्ञा से जो विभक्ति होती है वो थोड़ी दूर हटके होती है और इसमें संज्ञा से लगी हुई होती है। ये समझो संश्लिष्ट विभक्ति वो होती है जिसमें सर्वनाम के साथ जुड़ी होती है, जो विभक्ति सर्वनाम के साथ जुड़ी होती है, जैसे मुझसे, उससे, तुमसे, सर्वनाम के साथ जुड़ी होती है। और जो विश्लिष्ट में होती है, जो संज्ञा के अलग होती है, जो संज्ञा से अलग होती है, उसे क्या बोलते हैं, विश्लिष्ट विभक्ति। अब संश्लिष्ट और विश्लिष्ट में कोई फर्क, कोई भी समझ में ऐसा कोई है जिसमें समझ में नहीं आया, सभी समझ में आया ना। संश्लिष्ट में क्या है, इसमें सर्वनाम से जुड़ी होती है, विश्लिष्ट में संज्ञा से अलग होती है, बस इतना है। आगे बात करते हैं कि धातु क्या होता है। धातु, अभी मैंने शुरुआत में बताया था, धातु में यदि ना जोड़ दें तो क्रिया बन जाता है। तो धातु होता क्या है,
धातु समझाओ पहले। तो क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं। जो क्रिया है, जैसे खेलना क्रिया है, उसका मूल क्या है? ना है मूल नहीं, उसका खेल, खेल में ना जोड़ दिया जाता है, खेल में ना धातु जोड़ दी जाती है तो खेलना बन जाता है, जो क्रिया बन जाता है। उसके जो मूल रूप को ही क्या, उसके मूल रूप को ही क्रिया बोलते हैं, धातु बोलते हैं, सॉरी, उसके मूल रूप को धातु बोलते हैं। जब उसमें विभक्ति जोड़ देते हैं तो वो क्रिया बन जाती है, जब उसमें विभक्ति जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाती है? क्रिया बन जाती है। तो इसके कितने भेद हैं? इसके दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? इसके दो भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? एक होता है मूल धातु। क्या होता है? एक होता है मूल धातु। मूल धातु क्या होता है? मूल धातु किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होते हैं। मूल धातु होते हैं वो किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होते, वो स्वतंत्र होते हैं। जो मूल धातु होते हैं वे कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, किसी पर निर्भर नहीं होते हैं, उन्हें मूल धातु बोलते हैं। जैसे मूल धातु में पीना, इसमें जो पी है उसमें धातु जोड़ दी जाती है। क्या? जो पी है उसमें जो विभक्ति जोड़ दी जाती है, ये ना, जो धातु में ना जोड़ते हैं। जो पीना है, पीना में जो धातु है, जैसे पी, देखना में देख, पढ़ना में पढ़, लिखना में लिख, पीता है क्या? पीता में पी, देख में देखता। इसमें या तो ना जोड़ दो या ता जोड़ दो, कोई भी विभक्ति जोड़ दो, वही क्रिया बन जाती है। कोई भी विभक्ति जोड़ दो वो क्या बन जाती है? क्रिया बन जाती है, क्रिया। तो ये समझ में आया मूल धातु। मूल धातु वो होती हैं जैसे रो, रो मूल धातु है, इसमें यदि ना विभक्ति जोड़ दी जाए, क्या, ना विभक्ति जोड़ दी जाए तो रोना बन जाता है। क्या? रोना बन जाता है। क्या बन जाता है? रोना, रोना बन जाता है, वो क्रिया बन जाती है। क्या बन जाती है? क्रिया बन जाती है। आगे बात करते हैं यौगिक धातु। एक तो मूल धातु हो गई, अब बात आती है यौगिक धातु क्या होता है? दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक धातु बनती है। क्या? दो या दो से अधिक धातु के संयोग से क्या बनती है? यौगिक धातु बनती है। जैसे धोना, क्या, रोना धोना, जैसे आप बोलते हैं आते जाते, खाते पीते, वो क्या है? दो धातुओं से। इसमें क्या है? दो या दो से अधिक धातु हैं, जैसे रोना धोना, चलना फिरना। इसमें वैसे तो खा धातु है, पी धातु है, इसमें चल है। इसमें जो ना विभक्ति है, जैसे इसके साथ एक जो योजक चिन्ह के साथ इसके साथ जुड़ जाता है, जैसे रोना धोना, चलना फिरना, चल देना, रो पढ़ना, उठना बैठना, खाना पीना, ये यौगिक में आते हैं। यौगिक में मूल धातु समझ में आ गई। जैसे रोना है, जैसे ये खाना है, ये मूल धातु इसमें पहचाननी है। मूल धातु तो क्या, इसमें सिर्फ खा मूल धातु है। क्या? खा इसमें सिर्फ मूल धातु है। और विभक्ति क्या है? ना विभक्ति है इसमें। इसमें क्या? ना विभक्ति है। इसको क्या बोलेंगे? मूल धातु। क्या? मूल धातु। अब इसमें ये हमने क्या जोड़ा है? इसे, इसमें ये विभक्ति, क्या, विभक्ति जोड़ी है इसमें। क्या? विभक्ति। इसमें क्या जोड़ी है? विभक्ति। अब इसमें खाना पीना, ये क्या, रोना धोना, ये यौगिक में आ जाएंगे और ये वो मूल धातु में आ गए। इतना समझ में आया? आगे बात करते हैं कर्म के आधार पर। अब ये तो हो गया किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के। जो कर्म के आधार पर होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के। कौन कौन से? अकर्मक और सकर्मक। कौन से? अकर्मक और सकर्मक। सर आपने बताया था दो होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। पर अकर्मक होता क्या है, सकर्मक होता क्या है, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे कि अकर्मक क्या होता है। पहले ये डेफिनेशन समझो कि अकर्मक है क्या। अकर्मक है क्या? अकर्मक का अर्थ होता है बिना कर्म के। अकर्मक का अर्थ क्या होता है? बिना कर्म के। जिन क्रिया के कार्य का फल कर्ता में ही रहता है। जिन क्रियाओं के कार्य का फल, जो क्रियाएं होती हैं उनका कार्य, जो कार्य करते हैं उनका फल कर्ता में ही रहता है। किसमें? कर्ता। कर्ता क्या होता है? जो भी संज्ञा होता है वो उसे कर्ता बोलते हैं। जो भी किसी वाक्य में संज्ञा के रूप में लिखे जाते हैं उन्हें कर्ता बोलते हैं। क्या? जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता में ही रहता है। जिन क्रियाओं के कार्य का फल किसमें रहता है? कर्ता। इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें याद ध्यान रखना, इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है? कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे रवि रो रहा है। क्या? रवि रो रहा है।
अब मैं ये पूछूं रवि क्या रो रहा है? कर्म तो हो सकता है, कर्म जैसे मैं पत्र लिख रहा हूं, अब मैं लिखने का काम कर रहा हूं तो मैं क्या लिख रहा हूं? पत्र लिख रहा हूं। तो ये कर्म की बात हो रही है। किसकी बात हो रही? कर्म की बात हो रही है। यदि इसमें कर्म नहीं है तो वो अकर्मक हो जाएगा। कर्म कैसे नहीं पता चलेगा? जैसे रवि रो रहा है, कभी भी कर्म अकर्मक सकर्मक पता करना हो तो हमें क्या यूज करते हैं? किसको? क्या को यूज करते हैं? हमेशा क्या लगाना है। क्या कोई भी वाक्य, जैसे रवि रो रहा है, रवि क्या रो रहा है? क्या कोई चीज रो रहा है रवि? नहीं ना। रवि क्या रो रहा है? नहीं पता चल रहा सर। तो क्या हो गया? अकर्मक हो गया। अब मैं बोलूं रामू पत्र लिख रहा है, रामू पत्र लिखता है, तो रामू क्या लिखता है? रामू पत्र लिखता है। क्या लिखता है? रामू पत्र लिखता है। तो इसमें पता चल रहा है कि कर्म है, तो वो क्या होगा? सकर्मक हो जाएगा। पहले अकर्मक की बात करते हैं। रवि रो रहा है, रवि क्या है? अब ये संज्ञा के स्थान पर जो रवि आया है वो क्या है? कर्ता है। हमेशा ध्यान रखना, आगे कर्ता होता है और पीछे क्या होता है? क्रिया। और ये क्या है? मुख्य क्रिया। ये क्या है? मुख्य क्रिया। ये सहायक क्रिया है, ये मुख्य क्रिया है। तो ये क्या है? अकर्मक हो जाएगा। जैसे रवि मोहन को रुलाता है, रवि किसको? अब मैं रवि मोहन को रुलाता है, रवि किसको रुलाता है? मोहन को रुलाता है। रवि क्या या किसको लगाना है तुम्हें? क्या क्या या किसको? अब इसमें तो पता है कर्म, तो मोहन को रुला रहा है। रवि किसको रुला रहा है? मोहन को। तो इसमें अपन को कर्म दिख रहा है, क्रिया ये है, तो ये सकर्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सकर्मक। ये कर्ता हो जाएगा, क्योंकि आगे वाला हमेशा कर्ता होता है। क्या होता है? कर्ता। आगे बात करें और एग्जांपल देखो इसमें, बच्चे खिलखिलाकर हंस रहे हैं। कैसे हंस रहे हैं? बच्चे खिलखिलाकर हंस रहे हैं। तो बच्चे कैसे हंस रहे हैं? खिलखिलाकर हंस रहे हैं। तो ये किस में आ जाएगा? सभी लोग कमेंट में बताओ, ये किस में आ जाएगा? बच्चे खिलखिलाकर हंस रहे हैं। मीरा जोर से हंसी, इसमें कोई कर्म है? नहीं है। पानी बरस रहा है, पानी क्या हो रहा है? पानी क्या बरस रहा है? क्या कोई कोई चीज बरस रही है? नहीं। शिशु सो रहा है, शिशु क्या सो रहा है? शिशु क्या सो रहा है? अकर्मक है। चिड़िया आकाश में उड़ती है, चिड़िया। अब ये नहीं हो जाएगा चिड़िया कहां उड़ती है? चिड़िया क्या उड़ती है? आकाश उड़ती है क्या चिड़िया? नहीं, अकर्मक। अमन जंगल में रो रहा है, अमन कहां रो रहा है? अमन जंगल क्या रो अमन जंगल क्या है? जैसे मोहन दौड़ता है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? सारे अकर्मक के हो जाएंगे। क्या? अकर्मक। अब सकर्मक की बात हमेशा याद रखो, यदि अकर्मक देखना है तो जिसमें कर्म ना हो उसे अकर्मक बोल देते हैं, जिसमें कर्म ना दिखे उसे ही अकर्मक बोल देते हैं। और अकर्मक के लिए क्या और किसको यूज कर सकते हैं? वो क्या क्या लगाकर जिस भी वाक्य में हम क्या से क्वेश्चन कर देंगे तो वो अकर्मक और सकर्मक दिख जाएगा। अब सकर्मक की बात करें तो सकर्मक क्या होता है? सकर्मक जिसके साथ कर्म हो, जिसके साथ कर्म हो उसे सकर्मक बोलते हैं। जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक कहते हैं। जिस क्रिया का प्रभाव, जिस क्रिया कौन सी थी? खेलना कूदना। जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, किस पर? कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, वो क्या हो जाता है? सकर्मक हो जाता है। सकर्मक हो जाता है। क्या हो जाता है? सकर्मक। आगे बात करते हैं, इनमें कर्म की आवश्यकता होती है। अब अकर्मक की बात क्या थी? अकर्मक में कर्म की आवश्यकता नहीं होती और सकर्मक में कर्म की आवश्यकता होती है। अब अकर्मक वो होते हैं जिनमें कोई भी कर्म नहीं होता है और जिनको पहचानने के लिए क्या यूज किया जाता है, जिनको पहचानने के लिए क्या यूज करें। और सकर्मक में क्या का यूज नहीं किया जाता। सकर्मक में हमेशा ध्यान रखना, इसमें कर्म साथ में ही होता है। इसमें कर्म किसमें होता है? साथ में ही होता है। जैसे मैथिली पढ़ रही है, जो मैथिली पढ़ रही है, मैथिली, अब इसमें क्या यूज करेंगे? मैथिली क्या कर रही है? पढ़ रही है। इसमें अपन को पता चल रहा है कि मैथिली पढ़ रही है, तो इसमें क्रिया जो कर्म है वो इसमें साथ है। जैसे रीना खाना खा रही है, रीना खाना खा रही है, इसमें क्रिया क्या है? खाना। इसमें सॉरी कर्म क्या है? खाना। और कर्ता क्या है? रीना। और खा रही है क्या? कर्म है। कर्म क्रिया, ये सब क्रिया जो पीछे होता है वो क्रिया होता है, आगे कर्ता होता है, बीच में कर्म होता है। इस बात को ध्यान में रखना। कर्ता कौन सा होता है, क्रिया कौन सी होती है और कर्म कौन सा होता है। जैसे अभय फुटबॉल खेलता है,
तो अभय क्या खेलता है? फुटबॉल खेलता है। इसमें हमको कर्म पता है कि अभय क्या खेलता है? फुटबॉल खेलता है। बालक पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ते हैं। बालक किसमें? पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ते हैं। तो क्या पढ़ते हैं बालक? पुस्तक पढ़ते हैं, ये अपन को पता है। रीता फूल तोड़ती है। रीता क्या तोड़ती है? फूल तोड़ती है। अपन को कर्म पता है, इसमें कौन सा कर्म है। अब जैसे सीता गीत गाती है। सीता क्या गाती है? गीत गाती है। अपन को पता है ये क्या गा रही है, इसमें अपन को कर्म पता चल रहा है। इसमें जो सर्कल है वो सारे कर्म पता चल रहे हैं कि इसमें क्या चीज से क्या कौन सा कर्म हो रहा है। ओके, जो आगे हमेशा ध्यान रखना, आगे कर्ता होता है, पीछे क्रिया होती है, बीच में कर्म होता है। और जब भी हम क्या लगा कर यूज करते हैं तो अपन को जो कर्म है वो पता चल जाता है, कर्म इसमें है या नहीं है। क्या पता चल जाता है? इसमें कर्म है या नहीं, ये सब पता चल जाता है। आगे बात करते हैं एक कर्म। अब जो सकर्मक के दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्वि कर्मक। एक कर्मक और द्वि कर्म, उसमें एक कर्म क्रिया क्या होती है? अब एक कर्म क्रिया क्या होती है? जिन सकर्मक क्रियाओं में केवल एक कर्म का बोध हो, जिन सकर्मक, पर वो सकर्म कर्म के साथ होंगे पर वो एक कर्म वाले होंगे। एक कर्म वाले अभी आपने पढ़े, उन्हीं एक कर्म है। जैसे जिन सकर्मक क्रियाओं में सिर्फ केवल एक कर्म हो, कितना? एक कर्म हो, उन्हें क्या बोलते हैं? एक कर्मक करते हैं। जैसे गीता गाना गा रही है। गीता क्या कर रही है? गाना गा रही है। तो इसमें सिर्फ एक कर्म है, गीता गाना गा रही है, हमें पता है। हिमेश फिल्म देख रहा है। हिमेश क्या देख रहा है? फिल्म देख रहा है। हिमेश क्या देख रहा है? फिल्म देख रहा है। इसको अपन को पता है, हिमेश क्या देख रहा है? फिल्म देख रहा है। तो अपन को कर्म पता है, इसमें क्या है कि हिमेश क्या देख रहा है? फिल्म देख रहा है। प्रदीप खाना खा रहा है। इसमें क्या पता है हमको? प्रदीप क्या खा रहा है? खाना खा रहा है। अपन को कर्म पता चल रहा है ना, तो एक कर्म। नौकरानी झाड़ू लगा रही है। नौकरानी क्या लगा रही है? झाड़ू लगा रही है। अपन को इसमें कर्म पता चल रहा है। आगे बात करें द्विकर्म क्रिया। एक कर्म क्रिया हो गई। अब अपन बात करते हैं द्विकर्म क्रिया क्या होती है। अब जिनमें दो कर्म होते हैं वो द्विकर्म क्रिया हो जाती है। जिसमें एक कर्म होता है वो एक कर्म, और जिसमें दो कर्म होते हैं वो द्विकर्म क्रिया हो जाती है। जिन क्रियाओं में एक साथ दो कर्म होते हैं, क्या? जिन क्रियाओं में एक साथ दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्म क्रिया बोलते हैं। और जिनमें एक कर्म होता है उन्हें एक कर्मक, और जिनमें दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक कहते हैं। जैसे श्याम ने रमेश को गणित पढ़ाया। श्याम ने किसको गणित पढ़ाया? रमेश को। क्या पढ़ाया? गणित पढ़ाया। किसको पढ़ाया? रमेश को। क्या पढ़ाया? गणित। इसमें दो आपको कर्म दिख रहे हैं। कितने? दो कर्म दिख रहे हैं। श्याम ने रमेश को, श्याम ने किसको पढ़ाया? रमेश को। क्या पढ़ाया? गणित पढ़ाया। छात्र ने अध्यापिका को कॉफी दिखाई। छात्र ने किसको दिखाई? अध्यापिका को। क्या दिखाई? कॉफी दिखाई। इसमें दो शब्द यूज करने, क्या से और किसको। इसमें कौन कौन से दो शब्द यूज करने? क्या और किसको। इससे ही पता चल जाएगा। द्विकर्मक हमेशा पता करने की एक ही ट्रिक है, क्या और किसको यूज करना है। पहला किसको होगा, दूसरा क्या होगा। उसने मोहन से बोला, उसने रवि को बोला। श्याम ने रवि को थप्पड़ मारा। श्याम ने किसको थप्पड़ मारा? रवि को मारा। क्या मारा? थप्पड़ मारा। ये समझ में आया। अब आगे बात करते हैं संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होती है? संयुक्त क्रिया की बात करें, जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है। किसके? जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है। जो दो क्रियाएं होती हैं उनके संयोग से निर्मित होती है, उन्हें संयुक्त क्रिया बोलते हैं। जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयुक्त से निर्मित होती है, दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? संयुक्त क्रिया। जैसे रमेश खाने लगा। जो रमेश खाने लगा, अब इसमें खाने और लगा, जैसे खाने का खाना बन जाता है, लगे का लगना बन जाता है। इसमें दो क्रियाएं हैं। किसमें? दो क्रियाओं के संयोग। जैसे बांटना, देना, होना, लगना, बजना, गाना, गया या जाना। हो गया। रमेश खाना खाने लगा, ये किसका आएगा? संयुक्त क्रिया का। पिताजी प्रसाद बांट दिया, किसका? संयुक्त क्रिया का। वर्षा होने लगी, संयुक्त क्रिया का। मंदिर में घंटा बज गया, संयुक्त क्रिया का होगा। अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। जो अर्थ के आधार पर है वो संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? यह क्वेश्चन बनता है कि अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर 11 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? 11 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? फर्स्ट है आरंभ बोधक। क्या है? आरंभ बोधक। आरंभ बोधक क्या होता है? इसमें क्रिया के आरंभ होने का बोध होता है। इसमें क्रिया के क्या? आरंभ होने का बोध हो तो उसे आरंभ बोधक। जैसे
हितेश खेलने लगा, हितेश खेलने लगा। अब ये खेलने लगा अभी स्टार्ट हुआ, यानी इसे हितेश खेलने लगा, तो अभी जो क्रिया स्टार्ट हुई है, अभी खेलने लगा है। वह बैठे बैठे सोने लगा, वह बैठे बैठे सोने लगा, वो अभी सोने की क्रिया स्टार्ट ही हुई है। जब कोई आरंभ बोधक में जब कोई क्रिया स्टार्ट ही होती है, जो वर्तमान में होने ही स्टार्ट ही होती है, उसे आरंभ बोधक क्रिया बोलते हैं। क्या आरंभ बोधक क्रिया किसे बोलते हैं? जो आरंभ होती है, हाल ही वर्तमान में ही आरंभ होने लगती है, उसे आरंभ बोधक क्रिया बोलते हैं। दूसरी है समाप्ति बोधक। दूसरी क्या है? समाप्ति बोधक। ये आरंभ बोधक, ये समाप्ति, क्रिया संपन्न होने का बोध हो, यानी समाप्ति का बोध हो। इनके जो भी क्रियाएं हैं, उनके डेफिनेशन, उनके शब्द हैं, उन्हीं में छिपी हुई है। उनकी जो परिभाषा है, उनके इसमें आरंभ का मतलब जो आरंभ होते होते इसमें समाप्त होते हैं। जैसे छात्र कक्षा में जा चुके हैं, छात्र कक्षा में जा नहीं रहे हैं, छात्र कक्षा में जा चुके हैं, यानी क्रिया कंप्लीट हो गई है, समाप्त हो चुकी है क्रिया। छात्र कक्षा में जा चुके हैं, तो हेमा नहीं चुकी, क्या हेमा नहा चुकी है, हेमा नहा नहीं रही है, न नहाना प्रारंभ किया, नहा चुकी है, यानी इस क्रिया समाप्त हो चुकी है। ये क्या हो गया? समाप्ति बोधक और आरंभ बोधक कंप्लीट हुआ। यहीं पर एक होता है अवकाश बोधक। ये क्या है? अवकाश बोधक कौन सा होता है? जहां कार्य का संपन्न करने के अंतराल का बोध हो, जहां कार्य को संपन्न करने में अंतराल का बोध हो। जैसे माला सो न पाई, क्या माला है, क्या माला सो न पाई, क्या है? माला सो न पाई, माला सो न पाई यानी अवकाश। लक्ष्मण युद्ध को नहीं जीत पाया, यानी वो क्रिया ऐसा दिखाएगी आपको कि वो अपूर्ण रही है, हो नहीं पाई है, अवकाश हो गया है, यानी छुट्टी हो गई है। इस तरह से क्रिया कोई दिखाए तो वो अवकाश बोधक है, क्योंकि माला सो नहीं पाई है, उसका जो सो रही थी वो सो नहीं पाई है। लक्ष्मण युद्ध को नहीं जीत पाया, लक्ष्मण ने प्रयास किया पर युद्ध को नहीं जीत पाया, तो ये क्या है? अवकाश बोधक हो जाएगा, अवकाश बोधक। अब है अनुमति बोधक। अनुमति बोधक क्या होता है? अनुमति बोधक मतलब इसमें कार्य के किए जाने की अनुमति दी जाए, इसमें कार्य के किए जाने की क्या दी जाए? अनुमति दी जाए, उसे अनुमति बोधक बोलते हैं। जैसे राधिका को जाने दो, इसमें क्या अनुमति दी जा रही है? राधिका को क्या करने दो? जाने दो। सीमा को बोलने दो, सीमा को बोलने दो, इसमें क्या अनुमति दी जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा? अनुमति बोधक। और एक है नित्यता बोधक। क्या है? नित्यता बोधक। इससे कार्य की निरंतरता का बोध होता है, इससे कार्य की कैसे निरंतरता का बोध होता है। जैसे हवा चल रही है, क्या हवा चल रही है, नदी बहती रहती है, रवि गाना गा रहा है, ये क्या है? क्रिया की निरंतरता, वो एक तरह से निरंतर काम करती जा रही है। जैसे पानी बह रहा है उसकी तरह हवा चल रही है, वो एक निरंतर रोटेशन में है, निरंतर एक कार्य में डटी हुई है, उसे क्या बोलते हैं? नित्यता बोधक। एक धीरे धीरे संयोग बस चलती चली जा रही है, उसे नित्यता बोधक बोलते हैं। यहीं पर आगे बात करते हैं आवश्यकता बोधक। अब आवश्यकता बोधक क्या होता है? आवश्यकता बोधक, इसमें कार्य की आवश्यकता का बोध होता है। बस सभी शब्दों की डेफिनेशन, सभी शब्दों की परिभाषा उन्हीं शब्दों में छिपी हुई है, सिर्फ अपन को समझना है। जैसे मोहन को इस कार्य की जल्दी करना चाहिए, मोहन को इस कार्य को क्या करना चाहिए? जल्दी करना चाहिए, यानी आवश्यकता है, इसमें कार्य को जल्दी करने की आवश्यकता, तभी तो जल्दी करना चाहिए। मोहन को इस कार्य को क्या करना? जल्दी करना चाहिए। मुझे रविवार को भी ऑफिस जाना पड़ता है, मुझे आवश्यकता है इसीलिए जाना पड़ता है, बिना आवश्यकता के ऑफिस कौन जाएगा? मुझे खेत में, जैसे मुझे बीमारी के वक्त भी खेत में जाना पड़ता है, क्योंकि वहां पर आवश्यकता है तो जाना पड़ेगा। मुझे कोई भी परेशानी होती है फिर भी मुझे दौड़ने जाना पड़ता है, क्योंकि मुझे स्वस्थ रहना है। तो वो एक आवश्यकता है, एक आवश्यकता है, एक जरूरत है, उसके लिए एक आवश्यकता बोधक आएगा। क्या आएगा? आवश्यकता बोधक। एक होता है निश्चय बोधक, जो सभी को पता होगा, ये क्रिया की निश्चितता की बात करता है। किसकी निश्चितता? तुम देर करोगे तो मैं चलता बनूंगा, ये क्या है? निश्चय। तुम देर करोगे तो मैं चलता बनूंगा, तुम देर करोगे तो मैं क्या करूंगा? चलता बनूंगा, तुम देर करोगे तो मैं चलता बनूंगा। एक होता है इच्छा बोधक। इच्छा बोधक क्या होता है?
इसमें कार्य करने की इच्छा का बोध होता है, इसमें कार्य करने की जो इच्छा होता है, जो इच्छा होती है उसका बोध होता है। जैसे वह घर जाना चाहता है, अब इसमें इच्छा हो रही है उसकी, वह घर जाना चाहता है, इसमें उसकी इच्छा हो रही है कि वह क्या करना चाहता है, वह घर जाना चाहता है। अब मैं पढ़ना चाहता हूं, अब मैं पढ़ना चाहता हूं, अब ये मेरी क्या होती है, इच्छा हो रही है कि मैं पढ़ना चाहता हूं। अब आगे है अभ्यास बोधक। क्या है? अभ्यास बोधक। इसमें क्रिया के करने के अभ्यास का बोध होता है, इसमें जो क्रिया है उसके करने के अभ्यास, क्या क्रिया करने का अभ्यास का बोध होता है। जैसे रमेश खेला करता है, रमेश खेला करता है, तो इसमें क्या है, ये अभ्यास का काम है। खेलना कोई एकदम ये तो नहीं है कि अपन बिल्कुल 2 साल खेले नहीं उसके बाद खेलना चाहिए, एक धीरे धीरे कंटिन्यूटी रहती है, उसमें एक खेलना आ जाता है। रमेश खेला करता है, वह पढ़ाई करता है, वह पढ़ाई करता है, वो उसने आज पढ़ाई करी, वो शब्द अलग है। वह पढ़ाई करता है यानी वो कंटिन्यूटी बनाए हुए है, वह एक लगातारता, एक निरंतरता बनाए हुए है, तो वो क्या होगा, वो पढ़ाई करता है, वो अभ्यास बोधक में आ जाएगा। किसमें हो जाएगा? अभ्यास बोधक में। एक होता है शक्ति बोधक। शक्ति बोधक क्या होता है? इसमें क्रिया की शक्ति का भाव का बोध होता है, इसमें क्रिया की किसकी शक्ति के भाव का बोध होता है, उसे शक्ति बोधक कहते हैं। जैसे मैं भी कविता लिख सकता हूं, मैं भी क्या लिख सकता हूं, कविता लिख सकता हूं, मैं भी शक्ति बोधक, मैं भी, ये मुझ में काबिलियत है, मैं कविता लिख सकता हूं, ये मुझ में काबिलियत है, ये शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, ये शक्ति की वो अवधारणा दे रहा है। रवि भी बोल सकता है, रवि भी बोल सकता है, उसमें एक पावरमेंट है, उसमें एक शक्तित्व है जो उसको निखार रहा है, इसे क्या बोलेंगे, शक्ति बोधक में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? ये शक्ति बोधक में। एक होता है पुनरुक्त बोधक। पुनरुक्त बोधक क्या होता है? जब दो समर्थ समान ध्वनि वाली क्रियाओं का योग बनता है, जब दो समर्थ, समर्थ में जो कार्य को करने लायक हो, वो समर्थ समान ध्वनि वाली, जो समान ध्वनि देती हैं, उन क्रियाओं का योग बनता है। जब योग बनता है, जैसे गीता विद्यालय आया जाया करती है, अब आया जाया है, दो का संयोग बन रहा है, आया जाया करती है, धीरे धीरे चलता है, पढ़ाई लिखाई करता है। जैसे गीता विद्यालय आया जाया करती है, जो आया जाया का दो क्रियाओं का संयोग बन रहा है एक ही ध्वनि में, आया जाया, उसे पुनरुक्त बोधक बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? पुनरुक्त। जैसे दिनेश धीरे धीरे चलता है, दिनेश कैसे धीरे धीरे चलता है, और मुकेश पढ़ाई लिखाई करता है, मुकेश क्या करता है? पढ़ाई लिखाई करता है। ये किस में आ जाएगा? इसी में आ जाएगा। एक होता है नाम धातु क्रिया। कौन सा होता है? नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होती है? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में क्रिया को लगाने से नाम धातु क्रिया बनती है। क्या? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में क्रिया लगाने से नाम धातु क्रिया बनती है। जो सर्वनाम, क्या संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों में लगाने से नाम धातु क्रिया बनती है। जैसे लाठी मारना, क्या लाठी मारना, इसे लठियाना भी बोलते हैं। क्या? लाठी मारना। जैसे अपना, लाठी मारना की क्या हो जाए? लठियाना। अपना का अपनाना, चिकना का चिकनाना, हाथ का हथियाना, झूठ का झुठलाना, बात का बतियाना, शर्म का शर्माना, गर्म का गरमाना, लोभ का लोभाना। ये क्या है? ये नाम धातु है, ये नाम धातु क्रिया है। कभी कभी नाम धातु क्रिया बनाने को दे देता है। अपना का नाम धातु क्या हुआ? अपनाना। और लाठी मारना या लठियाना, लाठी मारना का इसमें और ऑप्शन दे देगा, लाठी मारना का लठियावत, लठियाता, लठियाना। ये सारे ऑप्शन तो इसमें ये भी अपन को ध्यान देखना है कि ये कैसे लिखे हुए हैं, ये सभी ये भी देखना है कि कैसे लिखे हुए हैं, क्योंकि अपना का अपनाना हो जाएगा, चिकना का चिकनाना होता है, झूठ का झुठलाना हो गया। इस सब पर भी विशेष ध्यान देना है। आगे होता है प्रेरणार्थक क्रिया। क्या होता है? प्रेरणार्थक में किसी पर निर्भर हो, ऐसी क्रिया जो किसी पर निर्भर हो, प्रेरणार्थक हो। जैसे जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे कार्य पर करने की प्रेरित करता है, जो करता है वो स्वयं कार्य नहीं करता है, वो दूसरे को प्रेरित करता है, भाई कर दे तू। जैसे मैं हूं, मैं बोलूं अभी आपने चैनल को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो, जिससे दूसरे को भी फायदा हो। अब जो मैं आपसे बोल रहा हूं, आप शेयर करोगे, ये किस में आ जाएगा? प्रेरणार्थक में आ जाएगा। मैं पत्र लिखवाता हूं, ये प्रेरणार्थक में, मैं उससे बोल रहा हूं पत्र लिख दे भाई, मैं उससे क्या बोल रहा हूं? पत्र लिख दे, ये क्या है? प्रेरणार्थक में आएगा। जैसे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, इसमें भी दो होते हैं। एक प्रथम प्रेरणार्थक होता है। क्या? प्रथम प्रेरणार्थक, जिसमें कर्ता स्वयं भी कार्य करने में शामिल होता है। इसमें कर्ता क्या करता है? स्वयं भी शामिल हो जाता है करने में, दूसरे को बोलता है
उसमें स्वयं भी शामिल होता है। जैसे माँ बच्चे को खाना खिलाती है, माँ बच्चे को खाना खुद खिला रही है, तो इसमें कर्ता जो माँ है वो स्वयं शामिल हो रही है, वो उसमें स्वयं शामिल हो रही है क्योंकि वो खिलाने का कार्य कर रही है। तो माँ स्वयं शामिल हो रही है तो बच्चे को खाना खिलाती है। वह सबको भजन सुनाता है, तो वो स्वयं इन्वॉल्व है, वो स्वयं उसमें जुड़ा हुआ है, तो वो क्या इसमें जुड़ा हुआ है, वो भजन सुनाता है। महेश बच्चों को रुलाता है, महेश उसमें एक्टिव है रुलाने में, बच्चों को रुलाने में। महेश तेरे साथ गलत हो जाएगा, ऐसा मत किया कर। आगे बात करते हैं द्वितीय प्रेरणार्थक। क्या? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, इनमें कर्ता कार्य करने में शामिल नहीं होता है। द्वितीय प्रेरणार्थक में यह ध्यान रखना, इसमें कर्ता कभी शामिल नहीं होता है, जबकि कार्य किसी दूसरे पर करवाता है। कार्य क्या? दूसरे पर करवाता है, जो अभी मैंने बताया था। जैसे रवि सुनीता से पत्र लिखवाता है, जो रवि है वो किससे? सुनीता से पत्र लिखवाता है, तो इसमें कर्ता अपना अलग है, कर्ता अलग है, वो इसमें शामिल नहीं है, कर्ता सिर्फ काम करवा रहा है। जैसे मैं बोलूं कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने दोस्त से चैनल सब्सक्राइब करवाओ, तो अब मैं बोल रहा हूं, अब मैं शामिल नहीं हो रहा हूं, अब मैं बोल रहा हूं कि मैं अपन, तुम और मैं मिलकर आज हिंदी की क्लास देखेंगे, तो इसमें कर्ता खुद शामिल हो रहा है। और इसमें द्वितीय प्रेरणार्थक में मैं बोल रहा हूं कि आप भी इसको क्लास को देखो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, ये द्वितीय प्रेरणार्थक में आ जाएगा। ये किसमें आ जाएगा? द्वितीय प्रेरणार्थक में। जैसे मालकिन नौकरानी से बर्तन साफ करवाती है, अब इसमें मालकिन थोड़ी ना साफ कर रही है, इसमें नौकरानी से साफ करवा रही है, तो इसमें कर्ता का कोई इसमें ध्यान नहीं है। महेश नाई से बाल कटवाता है, कि महेश भी साथ में काटने लगता है, ऐसा तो नहीं, ऐसा हो जाता हो महेश नाई के काटता हो, नाई महेश के काटता हो, ऐसा नहीं होता। इसमें कर्ता बिल्कुल अलग होता है, नाई से बाल कटवाता है, यानी नाई बिल्कुल अलग हो जाएगा। ओके, आगे बात करते हैं मूल क्रियाएं। मूल क्रिया, जैसे कोई भी मूल क्रिया है, जैसे ये मूल क्रिया है, मूल क्रिया है ना, उससे प्रेरणार्थक, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक कौन कौन से बनते हैं, ये सारे इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में आए हुए हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। इन्हें आपको यूपी पुलिस के एग्जाम में और बाकी सभी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत सेलेक्टिव में रखे हुए हैं। जैसे दौड़ना है, क्या है? दौड़ना। दौड़ना का प्रथम प्रेरणार्थक हो जाएगा दौड़ाना, क्या हो जाएगा? दौड़ाना। द्वितीय प्रेरणार्थक क्या हो जाएगा? दौड़वाना, दौड़वाना। इसमें उठना का उठाना हो जाएगा, इसमें उठवाना हो जाएगा। गिरना का गिराना हो जाएगा, गिरवाना हो जाएगा। चलना का चलाना हो जाएगा, चलवाना हो जाएगा। और खाना का खिलाना हो जाएगा और खिलवाना हो जाएगा। इसी तरह जागना का जगाना हो जाएगा और जगवाना हो जाएगा। देखना का दिखाना हो जाएगा और दिखवाना हो जाएगा। देना का दिलाना हो जाएगा और दिलवाना हो जाएगा। ओके, इसमें ये समझ में आ गया प्रथम प्रेरणार्थक क्या होता है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होता है। इतना समझ में आया सभी को? सभी को समझ में आया तो थम्स अप करें। समझ में आया ना? आगे बात करते हैं। अब पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है। अब ये आपको एक क्वेश्चन बनता है कि पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है। तो जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया, क्या? जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जब करता है वो एक क्रिया को करना प्रारंभ करता है, उसे समाप्त कर दूसरी प्रारंभ करता है, तो तभी पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। क्या? जैसे रवि नहाकर सो गया, अब वो नहाया उसके बाद सोया, यानी पहले उसने एक क्रिया को समाप्त किया उसके बाद दूसरी क्रिया में आया। रवि ने पहली एक क्रिया समाप्त कर दी उसके बाद दूसरी क्रिया में आया। रवि नहाकर सो गया, बच्चा दूध पीते ही सो गया, पहले उसने एक क्रिया की, कौन सी? दूध पीना, उसके बाद सोया है, इसके बाद दूसरी क्रिया हुई। मैं अभी सोकर उठा, मैं अभी सोकर उठा, इसने सोकर एक क्रिया कंप्लीट कर ली, उसके बाद दूसरी क्रिया आई। रीना रोकर चुप हो गई, रीना कैसे? रोकर चुप हो गई, तो पहले रोई थी उसके बाद चुप हुई है ना, तो पहली क्रिया समाप्त कर दूसरी क्रिया आरंभ की है। जैसे रीना सबसे मिलकर अपने घर गई, पहले मिली थी उसके बाद घर गई। मीना नाच कर, पहले पुजारी नहाकर पूजा करता है, तो पहले एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया आरंभ करती है। अब एक होती है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है? सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर, सहायक क्रिया किसके? मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता प्रदान करती है। अर्थ स्पष्ट एवं पूर्ण करने में जो सहायता प्रदान करती है उसे सहायक क्रिया बोलते हैं। जैसे मैं घर जाता हूं, क्या? मैं घर जाता हूं,
जैसे मैंने क्या बोला था, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होती है। जो सहायक क्रिया होती है वो मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होती है, अर्थ की स्पष्टता एवं पूर्ण करने में सहायक। जैसे मैं घर जाता हूं, अब मैं रो रहे, इसमें जा रहे हैं, ये क्या सहायक क्रिया है। क्या ये सहायक क्रिया है, इसमें रहे थे जाता है, ये सहायक क्रिया है। जो आपने वर्तमान भूत भविष्य ये सारे ये वाक्य पढ़े होंगे तो उसमें क्या होगा, ये सारे जो सारे टेंस ये पढ़े होंगे उसमें क्या आया होगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये सारे क्या है सहायक क्रिया में आते हैं। अब एक होती है कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया क्या होती है, जब मूल धातु में ना प्रत्यय को छोड़कर कोई अन्य प्रत्यय आ जाए। जो मूल धातु है अभी तक अपने जैसे खाना पीना रोना धोना जाना आना, इसमें ना प्रत्यय, अब ना को नहीं जोड़ा जा रहा है। अब ये ना है उसको न जोड़कर कोई दूसरा प्रत्यय, जैसे चल में कर, चल कर हो गया, दौड़ में कर, फोड़ में कर, लिख में कर, लिख में का, पढ़ में एगा, इसमें दूसरी क्रिया को जोड़ देते हैं, दूसरे विभक्ति को जोड़ देते हैं या दूसरे अन्य प्रत्यय को जोड़ देते हैं, तो उसे कृदंत क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, कृदंत क्रिया जो बोलते हैं। क्या कृदंत क्रिया, इसमें दूसरे प्रत्यय को जोड़ रहे हैं, क्या उसमें ना को छोड़कर इसमें दूसरे प्रत्यय, इसमें कर, इसमें कर, इसमें ता, इसमें एगा को जोड़ते हैं, तो क्या होता है, कृदंत क्रिया बन जाती है। कौन सी, कृदंत क्रिया। सामान्य क्रिया क्या होती है, जब क्रिया पूर्ण करने के लिए सिर्फ एक पद की आवश्यकता होती है। जब जो क्रिया है उसे पूर्ण करने के लिए सिर्फ एक पद, जैसे हेमा चलो, हेमा गई, बच्चा गया, अनुपम भागा, इसमें जो एक क्रिया सिर्फ एक, गया गई चलो, जो प्रयुक्त होती है वो सामान्य क्रिया में आती है। किसमें, सामान्य। एक लास्ट होती है सजाती क्रिया। क्या होती है, सजाती क्रिया। इस सजाती क्रिया के बाद एक क्रिया और है, क्या, उसके बाद देखिए, जब एक क्रिया शब्द दो रूपों में लिखा जाता है। जब जो एक क्रिया, जैसे लड़ाई लड़ी, जैसे आपने सुना होगा बाबर ने बहुत लड़ाई लड़ी, लड़ाई के साथ लड़ी ये आ रहा है ना, दो रूपों में आ रहा है। जो क्रिया है वो दो रूपों में, लड़ाई लड़ी, वो किस में आएगा, सजाती में। चढ़ाई चढ़ी, पढ़ाई पढ़ी, खेल खेला, चाल चली, ये क्या है, ये किस में आ जाएगा, सजाती क्रिया में। बाबर ने बहुत लड़ाई लड़ी, हमने ऊंची चढ़ाई चढ़ी, उसने अच्छी पढ़ाई पढ़ी, रमेश ने अच्छा खेल खेला, लड़की ने अच्छी चाल चली, ये किस में आ जाएगा, सजाती क्रिया में आ जाएगा, सजाती। और लास्ट है अनुकरणात्मक क्रिया। कौन सी है बेटा, अनुकरणात्मक क्रिया। इसके बाद सारी क्रियाएं खत्म होती हैं, जैसे हिन हिनाना, फड़ फड़ाना, खट खटाना, झन झनाना, मिन मिनाना, भिन भिनाना, थप थपाना, बड़ बढ़ाना, ये किस में आते हैं, अनुकरणात्मक क्रिया में आते हैं। किस में आते हैं, अनुकरणात्मक क्रिया में। इसी के साथ सारी क्रिया खत्म हो गई। मैं ये आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इस चैप्टर में इस जितना मैंने समझा दिया है उसको एक बार और रिवीजन कर लेना। उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी से सारा कुछ फंस जाएगा। और सभी क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रिवीजन करना, जब भी एग्जाम देने जाओ तो एक बार फिर से रिवीजन करना है। ये मैंने इसलिए छोटी छोटी क्लास में पूरा पूरा चैप्टर दिया है, क्योंकि रिवीजन करने में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्यूशन करने के लिए छोटी क्लास में ज्यादा मैंने कंटेंट देने की कोशिश की है। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जैसे आगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो को मिस न कर सको।